हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स एक कंप्लीट फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसका मतलब यह है कि मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल मिलेंगे। हम आपको यहाँ पे 2 चैप्टर फ्री में देने के बाद बाकी के वीडियोस के लिए हम आपसे कोई फी चार्ज नहीं करते हैं। आज के इस वीडियो में बेसिकली हम लोग सैंपल पेपर नंबर 9 सॉल्व करेंगे। 8 सैंपल पेपर क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अब बारी है सैंपल पेपर नंबर 9 को सॉल्व करने की। ये सारे सैंपल पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल हैं। इन सैंपल पेपर को आप लोग बहुत सीरियसली लीजिएगा। इनमें जो क्वेश्चंस हैं वो तो ठीक ही है, लेकिन अगर आप वीडियोस देखेंगे किसी भी सब्जेक्ट का, अगर आप सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, किसी का भी वीडियोस देखेंगे तो हर सैंपल पेपर में टीचर आपको रीड इन बिटवीन द लाइंस बताता है। रीड इन बिटवीन द लाइंस मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस हम आपको सैंपल पेपर सॉल्व करवाते करवाते बीच में बताते हैं कि ये आ सकता है, ये आ सकता है। और जो टीचर बोलते हैं ना वो यूजली आता ही है, क्योंकि हमें एक इंट्यूशन रहता है, हमें एक स्ट्रांग वाइब रहती है। हमने इतने साल के हमारे एक्सपीरियंस में देखा होता है कि ऐसा सीबीएसई का पैटर्न है पूछने का, तो इस बार भी कुछ ऐसा आने वाला है। जैसे बहुत बार एक आसियान वे में बार बार बोलता हूँ, आसियान वे जरूर आएगा, वो क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आसियान वे हो गया, या पंडित दीनदयाल उपाध्याय, या फिर 2014 के बाद में जो गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज वगैरह है उस पर, तो कुछ क्वेश्चंस को लेके एकदम स्ट्रांग वाइब्स होती हैं और वहां से क्वेश्चन बनना ही बनना है। ठीक है, तो प्लीज़ आप इन सैम्पल पेपर को एकदम सीरियसली लीजिए। और अगर आपने अभी तक सैम्पल पेपर के इनके वीडियोस नहीं देखे हो तो एक एक करके सभी वीडियोस को आप देखिए। और इन सैम्पल पेपर को कथा के जैसे नहीं कि सर समझा रहे हैं हम पैर लंबे करके देख रहे हैं, जी नहीं, कॉपी पेन लेके बैठिए। मैंने क्वेश्चन पढ़ा है, शॉर्ट में बुलेट में पॉइंट्स तो आप भी लिख सकते हैं कि ये आंसर होना चाहिए। देन मेरे आंसर से आप अपना आंसर मैच कीजिए और देखिए कि आप कितने पानी में हैं, कितनी तैयारी और करनी है। एक चीज मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, आपको एनसीईआरटी बार बार पढ़नी है। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो क्वेश्चंस कितना भी फैक्चुअल हो, कंसेप्चुअल हो, सारी चीजें आपको बन जाएगी। इधर उधर के अभी नहीं भागना है, एनसीईआरटी को बार बार पढ़ना है। मिनिमम 3 बार तो आपको एक एनसीईआरटी को रीड करना है, मैंने बोला मिनिमम। और अगर ज्यादा मार्क्स लाना है तो कम से कम 5 बार एक चैप्टर को अच्छे से रीड कर लीजिएगा। मिनिमम 3 बार में क्या है, पहले बार में तो कुछ समझ में नहीं आता, आधा समझ में आता है, दूसरी बार में 80%, तीसरी बार में 100%, और अगर फिर 4th रिवीजन हो जाए तो फिर दिमाग में सब कुछ याद रह जाएगा। ठीक है, तो मिनिमम कम से कम 3 बार करना ही करना है। अच्छा, मैग्नेट ब्रेन्स पर आप लोगों के लिए बहुत सारा स्टडी मटेरियल उपलब्ध है बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। यही सैंपल पेपर की बुक्स वगैरह हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन वगैरह है। तो अगर आपको इनके बारे में और जानकारी हासिल करनी हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहां से जाके आप इनके बारे में और जानकारी हासिल कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारे सैंपल पेपर से। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जनरल इंस्ट्रक्शन से शुरुआत करेंगे। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, जनरल इंस्ट्रक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेम जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में भी रहेंगे, लेकिन फिर भी एक बार रीड कर लीजिएगा। कई बार होता है माइन्यूट सा एक आध जनरल इंस्ट्रक्शन इधर उधर हो जाता है। ठीक है, तो प्लीज़ इन जनरल इंस्ट्रक्शन को सीरियसली आप लोग ले लें। यहाँ पे जो हमें अवर मिला है, 3 घंटा मिलेगा आपको पेपर सॉल्व करने के लिए, और 80 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, पहला जनरल इंस्ट्रक्शन है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। सभी क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 to 12 आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स ईच। पहले 12 क्वेश्चन कौन से होने वाले हैं, पहले 12 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने वाले हैं, ये एक एक नंबर के होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 to 18 आर ऑफ 2 मार्क्स ईच। जो क्वेश्चन नंबर 13 to 18 है ये 2 नंबर के हैं। आंसर टू दिस क्वेश्चन शुड नॉट एक्सीड 50 वर्ड्स, और इनका आंसर 50 शब्दों से ज्यादा में एक्सीड नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 to 23 आर ऑफ 4 मार्क्स ईच। जो क्वेश्चन नंबर 19 to 23 है वो 4 नंबर के हैं। आंसर टू दिस क्वेश्चन शुड नॉट एक्सीड 100 वर्ड्स, और यहाँ पे जो आंसर है वो 100 शब्दों से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। 100 वर्ड्स में हमें आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 24 to 26, दैट इज 24, 25, 26, ये 3 क्वेश्चन है। वो एक होगा पैसेज पेज, देन नेक्स्ट कार्टून, एंड देन मैप बेस्ड क्वेश्चन, एंड आंसर अकॉर्डिंगली। हमें उस हिसाब से ही आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 27 to 30 आर ऑफ 6 मार्क्स ईच। आंसर टू दिस क्वेश्चन शुड नॉट एक्सीड 170 वर्ड। जो क्वेश्चन नंबर 27 to 30 है वो 6 मार्क्स के हैं, और इनके आंसर्स जो हैं ये एक्सीड नहीं करना चाहिए 170 वर्ड्स को।
देयर इज एन इंटरनल चॉइस इन 6 मार्क्स क्वेश्चन, और यहाँ पे एक इंटरनल चॉइस है 6 मार्क्स के क्वेश्चन में, है ना, हमारे क्वेश्चन और क्वेश्चन, तो इन दोनों में से कोई भी आपको जो है सही लगे। और ये सही भी है क्योंकि अगर एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं बनेगा तो सीधे 6 नंबर जाएंगे। लॉन्ग आंसर में इंटरनल चॉइस सही होती है, क्योंकि मान लो 2 नहीं बने तो सीधा सीधा हमें कितने 12 नंबर का यहाँ पे घाटा होगा। तो इंटरनल चॉइस है तो बन जाएंगे हमें क्वेश्चन। उम्मीद है कि अगर एक नहीं बनेगा तो ऑटोमेटिकली दूसरा वाला तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। 12 क्वेश्चन कौन से हैं? 12 क्वेश्चन हमारे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। द एटम बॉम्ब वॉज ड्रॉप्ड ऑन हिरोशिमा इन द ईयर। हिरोशिमा में कब एटम बॉम्ब ड्रॉप किया गया था? 1944, 1943, 1945, 1946। एकदम कंफ्यूजिंग वाला उन्होंने इसलिए दे दिया है क्योंकि ईयर अगर आप देखोगे तो 43, 44, 45, 46, अब आप कंफ्यूजन में रह जाओगे कि कौन सा ईयर है। तो 1945 में बॉम्ब ड्रॉप किया था। अगेन एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन भी आसान लगने लगेंगे। अब आप बोलोगे सर इतने ईयर, इतनी ये सारी चीज़ें याद नहीं होती। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ आप रटो। हम कितनी चीज़ें रटेंगे, मैं उस चीज़ को समझता हूँ कि हम हर चीज़ नहीं रट सकते सर, ना ही मैं रटने की आपसे बोल रहा हूँ। लेकिन जो मेरा बोला है मैंने आपको, 3 रिवीजन मिनिमम है, 3 रिवीजन मिनिमम है। और अगर 5 कर लो, अगर 5 कर लो तो ट्रस्ट मी, अगर 5 रिवीजन कर लिए तो ट्रस्ट मी 80 में से 71 प्लस आपके नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, 5 कर लोगे तो इतने नंबर आ जाएंगे, क्योंकि पता है क्या होता है, तब हमें ऐसे ईयर ध्यान नहीं रहते, लेकिन हमें बहुत अच्छे से इंट्यूशंस आते हैं। हमने इतनी बार एनसीईआरटी पढ़ ली होती है कि ऑप्शन देख के हमें लगता है कि नहीं आंसर तो यही है, आंसर तो यही है। ठीक है, तो वो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन की वजह से ऐसा होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन के टूवर्ड्स बढ़े। मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ नॉन अलाइंड कंट्रीज वेर लीस्ट डेवलप्ड कंट्री, मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, एडवांस कंट्री, ईस्टर्न एशियन कंट्रीज। सो कौन थे? लीस्ट डेवलप्ड कंट्री, जो नॉन अलाइन कंट्रीज थे, जो कि ना ही कैपिटलिस्ट और ना ही कम्युनिस्ट ब्लॉक में जिन्होंने ज्वाइन किया था, वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करते थे? लीस्ट डेवलप्ड कंट्री, मोस्ट डेवलप्ड कंट्री, एडवांस कंट्री, ईस्टर्न एशियन कंट्री। सो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज थी। उस समय सभी देशों को आज़ादी मिली थी, जो यूरोपियन पावर रूल कर रही थी उनसे सभी को उस समय पे आज़ादी मिल रही थी। और जब एक कंट्री को आज़ादी मिलती है, तो इंडिया को आज़ादी मिली, तो इंडिया की हालत कैसी होगी वो हम सब जानते हैं। उस समय पे हालत बहुत खराब होगी। तो जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज थी वही नॉन अलाइंड कंट्रीज की उस समय पे मेंबर्स थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के टुवर्ड्स बढ़े। यूएसएसआर इंस्टॉल्ड मिसाइल्स इन डैश टू मेक इट एज अ रशियन बेस नियर यूएस। ठीक है, यूएसएसआर ने कहाँ पे मिसाइल स्टैब्लिश करी थी? यूएस के नजदीक, हंगरी, क्यूबा, यूगोस्लाविया एंड टोक्यो। सो द आंसर इज क्यूबा। बहुत सिंपल है, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में हमने पढ़ा है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यूएसएसआर ने क्यूबा में अपनी मिसाइल अमेरिका के टुवर्ड्स मूव करते हुए, मान लो अमेरिका यहाँ पे है तो मिसाइल्स को एकदम ऐसे रख दिया था कि जो अमेरिका को फेस कर रही थी। ठीक है, अमेरिका को डायरेक्ट ऐसे फेस कर रही थी, तो उसे हम बोलते हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। ये यूएसएसआर ने अपनी मिसाइल्स क्यूबा में इंस्टॉल की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द पंजाब अकॉर्ड ऑफ 1985 वॉज बिटवीन, जो पंजाब अकॉर्ड है 1985 का, वॉज बिटवीन राजीव गांधी एंड हरचंद्रन सिंह लोंगवाल, राजीव गांधी एंड जर्नैल सिंह, राजीव गांधी एंड केपीएस गिल, राजीव गांधी एंड कपूरी ठाकुर। सो ये किसके ऊपर? ऑप्शन नंबर ए। सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट एनसीईआरटी से है, राजीव गांधी एंड हरचरण सिंह। ठीक है, इनके बीच में ये जो पंजाब अकॉर्ड हुआ था 1985 का, ये इनके बीच में हुआ था। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आप ऐसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो आपको सख्त पढ़ने की आवश्यकता है, आप इस चीज को ध्यान में रखें। नेक्स्ट आ गया हमारा असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आएंगे, तो इनके ऑप्शन जो रहते हैं वो सेम है। पहला ऑप्शन क्या होता है? पहले मैं ऑप्शंस पढ़ देता हूं, फिर हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन में जाएंगे। पहला ऑप्शन क्या होता है? पहला ऑप्शन होता है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और ये जो आर है ये ए की सही एक्सप्लेनेशन है, ये पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या होने वाला है? दूसरा ऑप्शन ये होने वाला है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये जो आर है ये ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तीसरा क्या है? तीसरा ये है ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। और फोर्थ ऑप्शन क्या होगा? फोर्थ ऑप्शन ये होगा
R is true and A is false। ठीक, अब हम क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं। अब हम असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। हमें ये चारों ऑप्शन 1 to A, B, C, D ये चारों ऑप्शन हमें क्लियर है। नाउ वी जस्ट हैव टू रीड द क्वेश्चन एंड आंसर अकॉर्डिंगली। ठीक, तो असर्शन क्या बोल रहा है? द स्टूडेंट मूवमेंट इन बिहार वॉज लेड बाय जयप्रकाश नारायण। ठीक है, दिस मूवमेंट वॉज अगेंस्ट द लीडरशिप ऑफ बिहार एंड इंदिरा गांधी एट लार्ज। ये भी बढ़िया है भैया। तो क्या दोनों स्टेटमेंट सही है? जी हाँ, दोनों स्टेटमेंट सही है। एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, और ये जो स्टेटमेंट है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। सो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। दैट दिस मूवमेंट वाज अगेंस्ट द लीडरशिप ऑफ बिहार एंड इंदिरा गांधी एट लार्ज। द स्टूडेंट मूवमेंट इन बिहार वाज लेड बाय जयप्रकाश नारायण। सो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये हमने यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए पे मार्क कर दिया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन के टुवर्ड्स बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजन अगेंस्ट backward and minority communities employees federation was formed in 1978. Now BAMCF, that is backward and minority communities employee federation, fought for the interest of SCs, STs, OBC and other minority section. Now अब क्या है यहाँ पे? again both A and R are true and R is the correct explanation of A. backward and minority community employees federation के बारे में जो बात कही गई है वो एकदम सही है। ठीक, असर्शन रीजन की मैं आपको अलग से भी और प्रैक्टिस करवाऊंगा। हमें असर्शन एंड रीजन में अगर ये दो क्वेश्चंस भी आ रहे हैं तो हमें नंबर नहीं खोना है। असर्शन रीजन का मैं आपको एक डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दूंगा। ठीक है, नाउ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन के टुवर्ड्स बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग कॉलोनाइज स्टेट फ्री एंड इंडिपेंडेंट फ्रॉम द रूल ऑफ मदर कंट्री इज नोन एज डीकोलोनाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, डीलिमिटेशन, डी रैशनलाइजेशन। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज डीकोलोनाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग कॉलोनाइज स्टेट फ्री एंड इंडिपेंडेंट फ्रॉम द रूल ऑफ मदर कंट्री, ठीक है, इज नोन एज डीकोलोनाइजेशन, देशों को आजादी दिलवाना। ठीक है, कॉलोनाइज है तो इसी को यहाँ पे डीकोलोनाइजेशन समझ लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डीकोलोनाइजेशन तो आपने हिस्ट्री और यहाँ पे भी सुनते आ रहे हैं बहुत पहले से। डीकोलोनाइजेशन कोई ऐसा शब्द नहीं है जो आपने पहली बार सुना हो क्लास 12th में। नाउ सुकरानो वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री एंड वाज द फाउंडर ऑफ नैम, विच इज द कंट्री। तो सुकरानो कौन सी कंट्री से थे? ये पहले प्रेसिडेंट थे और ये फाउंडर ऑफ नैम भी थे। इंडोनेशिया, गाना, इजिप्ट, बेल्जियम। सो सुकरानो बिलोंग टू इंडोनेशिया। ठीक है, सुकरानो बिलोंग टू इंडोनेशिया। ही वॉज फाउंडर ऑफ नैम। हमारे प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे। ठीक है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है कि अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं मेरी तरफ से स्टार वाली बात क्यों? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन उम्मीद की जाएगी जो कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे बेस्ड होंगे। अगर आप सीबीएसई को बहुत ध्यान से समझेंगे, अगर आप पास्ट ईयर्स और ये पेपर भी उठाएंगे, तो सीबीएसई आजकल कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे क्वेश्चन ज्यादा पूछने लगा है, ना कि रटने वाला। रटने वाले बिल्कुल क्वेश्चन आएंगे, कोई ईयर वाला कोई एक आध क्वेश्चन आ गया तो आ गया, बाकी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे होंगे कि क्या सामने वाले बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, क्या उसे सारी चीजें समझ में आई है। तो आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे ही सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाएंगे। इस चीज के लिए आप लोग तैयार रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन इन 1985? कौन जनरल सेक्रेटरी बना था सोवियत ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी इन सोवियत यूनियन इन 1979? गोरबेचेव, देन येल्त्सिन, पुतिन एंड ब्रेजनेव। ठीक है, तो गोरबेचेव, मिखाइल गोरबेचेव सेक्रेटरी थे। ध्यान करो, वही वाला ईयर 1989, 1990। फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्या होता है, सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन होता है एंड वी से देन इट इज एन एंड ऑफ कोल्ड वॉर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, द बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन चाइना एंड इंडिया इन 1962 was princely over dash and dash region. Aksai Chin and Tibet, Aksai Chin and Arunachal, Aksai Chin and Himachal, Aksai Chin and Uttarakhand. So Aksai Chin and Arunachal के ऊपर हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। हिमाचल उत्तराखंड पे नहीं है, तिब्बत पे भी नहीं है, अक्साई चिन
एंड अरुणाचल। यूजली आप लोग जो कंफ्यूज होंगे, आप किस में कंफ्यूज होंगे? यूजली आप लोग कंफ्यूज होंगे अक्साई चिन एंड तिब्बत में या अक्साई चिन एंड अरुणाचल में। तो यहाँ पे हमें कंफ्यूज नहीं होना है। आपको कौन सा करेक्ट आंसर है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अक्साई चिन एंड अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं इनको आपको ध्यान रखना है। यही अगेन मैंने पहले भी बोला है कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, द फर्स्ट प्रीमियर ऑफ द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना सर्विंग फ्रॉम अक्टूबर 1949 टू जनवरी 1979 was Zhong Enlai, then Deng Xiaoping, then Xi Jinping and then Shinzo Abe। सो यहाँ पे ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। द ऑप्शन नंबर इज ऑप्शन नंबर ए, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ये रिसेंट लीडर हैं वहाँ पे चाइना के, ये जापान के हैं यहाँ पे, और ये चाइना में इनके बाद आए थे। ठीक है, सो ये दो ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएंगे, आपको इन दोनों में से करना है। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, और लास्ट है हमारा, एमसीक्यू वाला क्वेश्चन, ये लास्ट है। Now which revolution is associated with the bumper production of milk and dairy products? Green revolution, white revolution, milk revolution, dairy revolution. So the answer is white revolution, क्योंकि हमारे पिंक रिवोल्यूशन, ग्रीन रिवोल्यूशन, ठीक है, कलर के नाम से आपने देखा होगा बहुत सारे रिवोल्यूशन हैं, वर्ल्ड में भी देखोगे तो ऑरेंज रिवोल्यूशन, ठीक है, वेलवेट, ऐसे करके कलर के नाम से रिवोल्यूशन है। तो मिल्क डेयरी ऐसा नहीं, व्हाइट रिवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। कंफ्यूज नहीं होना है, ग्रीन आप तो ऑटोमेटिकली आउट कर देंगे, लेकिन यहाँ पे आप इनमें कंफ्यूज हो सकते हैं, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। इस वाले सैंपल पेपर में अगर आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या थे? मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यहाँ पे आपसे कंसेप्चुअल क्लैरिटी से पूछे गए, कंसेप्ट के बेसिस पे पूछे गए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे यहाँ पे आपसे सवाल पूछे गए हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ बढ़ूं। नाउ रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट मेड इन 1947। यहाँ पे हमें स्टेटमेंट पढ़ना है और देन हमें यहाँ पे आंसर करना है। ठीक है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट मेड इन August 1947। टुडे यू हैव वॉन योर हैंड्स, टुडे you won on your heads a crown of thrones. The seat of power is nasty thing. You have to remain even wakeful on that seat. You have to be more humble and forbearing. Now there will be no end to your being tested. Mahatma Gandhi. India will awake to a light of freedom. We step out from the old to the new. We end today a period of ill fortune, and India discovered herself again. The achievement we celebrate today is but a step and opening of an opportunity. Jawaharlal Nehru. Spell out the agenda of nation building that flows from this statement. Which one appeals to you more? Which one appeals more to you and why? ठीक है, ये स्टेटमेंट है जब हमारे देश को आज़ादी मिली थी तो महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट में से आपको कौन सा अपीलिंग लगा, क्यों, और हमें बताना है नेशन बिल्डिंग के एजेंडा के बारे में। ठीक है, स्पेल आउट द एजेंडा ऑफ नेशनल बिल्डिंग दैट फ्लोज फ्रॉम दिस स्टेटमेंट। यहाँ पे क्या नेशन बिल्डिंग से क्या मैसेज देना चाह रहे हैं हमें वो बताना है। अगेन एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 2 नंबर में ऐसे क्वेश्चन आ गए तो मतलब आप हिल जाओगे, जैसे टफ क्वेश्चन बोलते हैं ना, ये वो टफ क्वेश्चन है। लेकिन इन टफ क्वेश्चन पे प्लीज़ जब क्वेश्चन नहीं बने तो भागा दौड़ी नहीं करना है, थोड़ा सा पानी पीना, वहाँ पे जैसे क्वेश्चन पढ़ा क्वेश्चन नहीं बना, पानी पीना, गहरी सांस लेना, एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ना। तो ट्रस्ट मी, जब आप पहली बार पढ़ेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, जब आप दूसरी बार पढ़ेंगे तो एटलीस्ट आपको यहाँ पे 50% चीज़ें समझ में आएगी। थोड़ा सा पानी पी के, गहरी सांस लेके, शांति से, जल्दी जल्दी भागा दौड़ी मत करना, 50% आपको चीज़ें समझ में आएगी। और अगर तीसरी बार पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे चीज़ें 70% समझ में आएगी, 30% फिर भी नहीं आएगी, लेकिन हमें आंसर लिखना है। अगर हमें 50% भी चीज़ें समझ में आ रही है तो इट इज़ मोर देन इनफ। हमें यहाँ पे आंसर लिखना है, अच्छे से छोड़ना नहीं, और फालतू का आंसर नहीं लिखना है, हमें अच्छे से मार्क्स सिक्योर करना है। अगर 50% भी समझ में आ रहा है तो वो हमारे लिए मोर देन इनफ है। आंसर पढ़ते हैं। द स्टेटमेंट गिवन बाय बोथ, इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो पहले स्क्रीनशॉट ले लो, कभी ध्यान रखना हो तो, और फिर मैं यहाँ पे आगे बढ़ूंगा। ठीक है, now answer. The statement given by both Mahatma Gandhi and Jawaharlal Nehru enlightened the countrymen about the challenges ahead and focused
focusing India towards democracy, freedom and sovereignty. Although both statements guide the citizen, the task that needs to be performed for growth and country, yet the statement of Mahatma Gandhi is more appealing. This is because it jogs the heart of citizen to face and overcome the challenges that lay ahead. The statement of Jawaharlal Nehru create a false sense of self sufficiency. यहाँ पे आपको बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे बेसिकली मेरे अकॉर्डिंग आप ऐसे जाइएगा इन दोनों स्टेटमेंट का। अभी इस आंसर को पढ़ लिया, लेकिन मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। इन दोनों स्टेटमेंट को पढ़ा, पहले लिखोगे कि दोनों स्टेटमेंट बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है, ठीक है। फिर बताओगे कि यहाँ पे महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू अपने देशवासियों को, देश को आज़ादी मिल गई, एक मैसेज दे रहे हैं। मैसेज ये दे रहे हैं कि अब हमें आज़ादी मिल गई है, अब टास्क हमारे ऊपर है देश का डेवलपमेंट करने के लिए। अब हमें ये देखना है करप्शन ना हो, अब हमें इस देश को आगे लेके जाना है, अब हमें हमारे देश में डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर और सोवरेनिटी को मेंटेन करना है। दोनों का मैसेज इस देश के वासी, इन देशवासियों के लिए है और इन देशवासियों को मैसेज देने के लिए। अब दोनों, और फिर यहाँ पे उन्होंने बोला कौन सा स्टेटमेंट आपको कौन सा अपीलिंग लग रहा है, तो आपको ये बोलना है दोनों के स्टेटमेंट अपीलिंग है, दोनों ने सही बात कही है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग, अब आपके अकॉर्डिंग जो सही लगे, महात्मा गांधी का नाम है तो हमने महात्मा गांधी को लिख दिया कि महात्मा गांधी का स्टेटमेंट बड़ा है क्योंकि उन्होंने सिटीजन के ऊपर बोल दिया कि अब हमें ही सब कुछ करना है, मोर अपीलिंग है। येट हम पंडित जवाहरलाल नेहरू के स्टेटमेंट को भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इनका स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया, आपने एक मिडिल पाथ निकाल दिया, आपने बिना किसी को कुछ बोले आपने एक मिडिल पाथ निकाल दिया कि दोनों के स्टेटमेंट सही है, मुझे इनका अपीलिंग लगा, इनका अपीलिंग इसलिए लगा, लेकिन येट हम पंडित जवाहरलाल नेहरू के स्टेटमेंट को भी एकदम रिजेक्ट नहीं कर सकते। ये अगर आंसर लिख दे तो कंप्लीट 2 नंबर आपको पूरे मिलेंगे, ठीक है। तो आपको कंप्लीट यहाँ पे पूरे 2 नंबर मिलेंगे, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, What were the observation of Human Development Report of 2006? Human Development Report की क्या ऑब्जर्वेशन थी? A direct and simple question. डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बना तो बना, नहीं बना तो नहीं बना, तुक्का नहीं चलेगा, ठीक है। सॉरी, according to Human Development Report 2006 of the United Nations Development Program, 663 million people in developing countries have no access to safe water and 2.4 million have no access to sanitation, resulting in the death of more than 3 million children every year. यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो आई है 2006 में, उसमें ये बताया गया है कि जो यूएनडीपी की जो रिपोर्ट है उसमें ये बताया गया कि डेवलपिंग कंट्रीज में क्या हो रहा है, सेफ वाटर, सैनिटेशन, ये सारी की सुविधा नहीं है, इससे बहुत सारे लोगों की डेथ हो रही है, स्पेशली यहाँ पे 3 मिलियन चिल्ड्रंस की डेथ हो रही है। शॉर्ट एंड सिंपल रखना, 2 नंबर का है, एक पन्ने में भरने की। अब जैसे किसी को नहीं बना तो क्या करेगा, वो बहुत ज़्यादा लिखेगा, तो एग्जामिनर को वहाँ पे जो चेक करेगा उसके आंखों पे बहुत जोर पड़ेगा, वो समझ जाएगा, है ना। जो चेक करने बैठे बेटा उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उनको हद से ज़्यादा 3-4 गुना ज़्यादा एक्सपीरियंस है आपकी। आप ये समझो जो चेक कर रहे हो बहुत सीनियर लोग हैं वो लोग, उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो प्लीज़ ये दाव पेज वहाँ नहीं खेलना है, टू द पॉइंट, क्रिस्प एंड क्लियर, क्रिस्प एंड क्लियर आंसर लिखना है। 2 नंबर का है तो 2 नंबर के हिसाब से ही लिखना। पैरा में लिख लो तो 50 शब्द अगर पैरा में लिख दोगे तो 50 वर्ड्स, नहीं तो क्या करना है, नहीं तो पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 में लिखना है। मैं पॉइंट सजेस्ट करता हूँ, लेकिन अगर अब किसी आंसर में पॉइंट नहीं है, किसी आंसर में पैराग्राफ है तो 50 शब्द में लिखना, नहीं तो पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2। और 50 गिनना नहीं है, एक अंदाजा लग जाता है कि पहली 5 लाइन, फर्स्ट 5 लाइन, एक लाइन में 10 शब्द होंगे तो 5 लाइन में 50 शब्द, मैक्सिमम 6 लाइन तक, ठीक है, समझ गए। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना, नहीं तो कुछ बच्चे पता क्या चलेगा, कुछ बच्चों का पता चलेगा कि वहां पे गिनने लग जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is meant by common but differentiated responsibility? How could implement the idea? ये environmental problem, climate change से related है, ध्यान करो। What is meant by common but differentiated responsibility? How we can implement the idea? ठीक है, तो अगेन इसको 2 पॉइंट में ही लिखना, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी में। यहाँ पे एक ये डिबेट है फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ नेशन। नॉर्थ मतलब जो डेवलप कंट्रीज हैं, साउथ मतलब जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ठीक है। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनका ये स्टैंड है
कि जो डेवलप कंट्रीज हैं उनमें इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया तो उनकी वजह से इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन हुआ। तो बिल्कुल डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज साथ में मिलकर इन्वायरमेंट को साफ करेगी, कॉमन, ये हमारी कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे, कि डेवलप कंट्रीज को ज्यादा अपना योगदान देना होगा, कंपेरेबल डेवलप कंट्रीज को ज्यादा अपना वो करना होगा, आगे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में या क्लाइमेट चेंज में ज्यादा योगदान देना होगा कंपेरेबल डेवलपिंग। ये हमारी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कॉमन इन द सेंस कैसे, इसे कुछ इस तरीके से समझो, कॉमन मतलब ऐसे समझो कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कॉमन क्या हो गया हमारे में, कॉमन ये हो गया क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंटल इश्यूज को लेके, क्लाइमेट चेंज एंड इन्वायरमेंटल इश्यूज को लेके, क्लाइमेट चेंज एंड इन्वायरमेंटल इश्यूज को लेके हमें क्या करना है, क्लाइमेट चेंज एंड इन्वायरमेंटल इश्यूज को लेके डेवलप्ड एंड डेवलपिंग। कॉमन ये हो गया कि यहाँ पे क्लाइमेट चेंज एंड इन्वायरमेंटल इश्यूज को लेके डेवलपिंग कंट्रीज दोनों साथ में काम करेगी। लेकिन यहाँ पे कॉमन हो गया, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंशिएटेड क्या हो गया, डिफरेंशिएटेड में डेवलप्ड को कंट्रीब्यूट करना होगा ज्यादा, डेवलप का कंट्रीब्यूशन और डेवलपिंग का कंट्रीब्यूशन जो होगा डेवलपिंग का जो कंट्रीब्यूशन होगा डेवलपिंग का कंट्रीब्यूशन कम होगा, ठीक है। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी में यह है कि क्लाइमेट चेंज को लेके जो जितनी भी बातें हो रही, कॉमन में यह है कि डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज दैट इज नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को साथ में आके काम करना होगा। नॉर्थ रिप्रेजेंट डेवलप एंड साउथ रिप्रेजेंट डेवलपिंग, साथ में काम करना होगा। लेकिन डिफरेंशिएटेड में ये क्योंकि डेवलप कंट्रीज ने क्या किया है, क्योंकि डेवलप कंट्रीज ने ज्यादा पोल्यूशन किया है तो इनको ज्यादा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, और डेवलपिंग कंट्रीज ने कम पॉल्यूट किया है तो इनको थोड़ा सा कम कंट्रीब्यूशन देना होगा, क्योंकि पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहाँ है, डेवलप कंट्रीज में, तो ज्यादा पोल्यूशन किसने किया, डेवलप कंट्रीज ने। डेवलपिंग कंट्रीज में तो अब इंडस्ट्रीज आज की तारीख में आई हैं तो वो सब काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये वाली चीज आपको यहाँ पे अच्छे से इसको पैराग्राफ में सजा के लिख देना, ठीक है। ऐसे अलग अलग भी लिखोगे, पहले थोड़ा सा इंट्रो दे देना। इंट्रो में क्या दे दोगे, इंट्रो में डिबेट के बारे में बता देना, नॉर्थ और साउथ के बीच की। इंट्रो में क्या दे देंगे, इंट्रो में हम लोग एक इंट्रोडक्शन दे देंगे, इंट्रो में एक डिबेट के बारे में बता देना, नॉर्थ साउथ के बारे में, देन कॉमन का मतलब बता देना, देन डिफरेंशिएटेड का मतलब बता देना, आपको नंबर मिल जाएंगे। एक पैराग्राफ में लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं तो ऐसे इसमें 3 पॉइंट में भी लिख सकते हो, इंट्रोडक्शन, कॉमन एंड डिफरेंशिएटेड, इन 3 को भी अलग अलग बता सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया, मैंने शॉर्ट में आपको यहाँ पे बता दिया। आई थिंक चीजें आपको यहाँ पे क्लियर होंगी, ठीक, चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं, तो ये वाला आंसर तो आपको बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के टुवर्ड्स बढ़ूंगा। व्हाट वाज द मेजर थ्रस्ट ऑफ द फर्स्ट 5-year प्लान, इन विच वे डिड द सेकेंड प्लान डिफर फ्रॉम द फर्स्ट वन। पहले हमें फर्स्ट 5-year प्लान के बारे में मेजर थ्रस्ट को बताना है और कैसे फर्स्ट 5-year प्लान सेकेंड प्लान से डिफर करता है हमें उसको भी बताना है। The 2 areas of focus under the first 5-year plan were, ठीक है, कौन से एरिया पे फर्स्ट 5-year प्लान में फोकस किया गया था, लैंड रिफॉर्म्स इन रूरल एरिया, स्लो बट स्टेडी ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम। पहले 5-year प्लान में एग्रीकल्चर पे फोकस था, सेकेंड 5-year प्लान में इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस था, ये इनका मेजर डिफरेंस है। तो फर्स्ट 5-year प्लान में लैंड रिफॉर्म्स वगैरह एग्रीकल्चर वाली चीजें लिख देना,
डिफरेंशिएशन में क्या लिख देना, द मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट प्लान एंड द सेकंड प्लान वेयर, जो मेन पॉइंट है डिफरेंस का फर्स्ट प्लान और सेकंड प्लान में वो क्या है, द फर्स्ट प्लान फोकस्ड ऑन लैंड रिफॉर्म्स इन रूरल एरियाज वेयर द सेकंड प्लान फोकस्ड ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन इन रूरल एरियाज। ठीक है, द फर्स्ट प्लान फोकस्ड ऑन स्लो बट स्टेडी ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम where the second plan focused on the rapid industrialization and overgrowth of the economy। ठीक है, पहले 5 ईयर प्लान ने स्लो बट स्टेडी, मतलब धीरे धीरे ग्रोथ होगी लेकिन अच्छी ग्रोथ होगी, मतलब धीरे धीरे ग्रोथ होगी लेकिन संभली वाली ग्रोथ होगी। एंड सेकेंड 5 ईयर प्लान में मतलब जल्दी से हमें इकोनॉमिक ग्रोथ के टुवर्ड्स बढ़ना है, उसके बारे में यहाँ पे फोकस किया गया है। क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 17, What was one of the most prominent anti-dam movement in India? जो most prominent anti-dam movement है इंडिया में, उसके बारे में हमें बताना है। India has some of the leading anti-dam provider movement। नर्मदा बचाओ आंदोलन, जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है, is one of the best known of these movement। It is significant note that anti-dam and environmental movement in India, the most important share idea is non-violence। हालांकि जितने भी मूवमेंट हुए हैं सब नॉन वायलेंस, एकदम पीसफुल प्रोटेस्ट वगैरह की यहाँ पे कोशिश की गई है। और यहाँ पे बात होती है यही नर्मदा बचाओ में भी, मूवमेंट में भी, कि क्या इतने लोगों को डिस्प्लेसमेंट करके वहाँ डैम बनाना जस्टिफाइड है या नहीं है, डैम में जितने की लागत लगी है क्या उतना वर्थ इट है या नहीं है। ये सारे मूवमेंट का आप एक छोटा सा यहाँ पे ब्रीफ भी देते ना, कितना 2 नंबर के सवाल हैं तो 2 नंबर के हिसाब से हमें यहाँ पे आंसर भी लिखना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, what are some of the negative consequences of the partition? हमें यहाँ पे पार्टीशन के नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को बताना है। Now though the partition of British India was foreseen, yet it is resulted in largest and most tragic and highly unplanned partition of nation। It resulted in communal riots between Hindus and Muslims, torture and mass killing of people, separation of families, increasing in number of refugees on both sides of the border, economic recession, unemployment, poverty, etc। देखा जाए तो पार्टीशन सभी को पता था कि देश का विभाजन होना है, लेकिन उसके बावजूद ये बहुत अनप्लान्ड पार्टीशन था। इसमें हमने देखा कि लोग इधर से उधर एकदम भगदड़, रेप और तमाम तरीके की चीज़ें थी। किसी का एक परिवार वाला उधर छूट गया तो किसी का एक इधर, और कुछ इस तरीके से हमारा ये पार्टीशन का कुछ इस तरीके से रिजल्ट रहा है। बहुत ही बुरा पार्टीशन रहा है और इसने बहुत ज़्यादा, हम यहाँ पे देखते हैं, ग्रेव ह्यूमन राइट वायलेशन हुए हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेडनेस एंड व्हाट आर इट कंपोनेंट्स। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 नंबर के सवाल स्टार्ट हो गए। तो इन 4 मार्क्स में हमें क्या करना है, 4 मार्क्स में या तो हम लोग जो आंसर है वो 100 वर्ड्स में लिख दो, 100 वर्ड्स, या फिर 4 पॉइंट्स, और ये चारों पॉइंट्स वर्थ होने चाहिए। ठीक है, 100 वर्ड्स या 4 पॉइंट। ये वर्ड्स अच्छे से नहीं लिखा, लेकिन आप लोगों को या तो 100 शब्द में लिख दो या फिर 4 पॉइंट में लिख दो। ठीक है, तो सवाल क्या पूछा गया है, सवाल यहाँ पे पूछा गया है वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टनेस क्या होता है एंड व्हाट आर इट्स कंपोनेंट। ये बेसिकली ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, The worldwide interconnectedness implies to interlink the world through free flow of goods and services, technology, idea, and people access to the globe to the extent globalization। Worldwide interconnectedness से हम ये समझते हैं कि सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं, फ्री फ्लो हो रहा है गुड्स का, सर्विसेज का, टेक्नोलॉजी ने और सबको पास में ले आया, आइडियाज, पीपल अक्रॉस द ग्लोब, पीपल पूरे ग्लोब पे हम लोग देख रहे हैं ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। The 3 components are, जो 3 कंपोनेंट है वो क्या है, कैपिटल फ्लो, इट इज द फ्लो ऑफ रिसोर्सेज थ्रू लोन्स और बिजनेस इन्वेस्टमेंट अमंग द कंट्रीज। ट्रेड फ्लो, इट रिफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स अमंग द कंट्री। लेबर फ्लो, इट रिफर्स टू ब्रेन ड्रेन बाय क्रेडिटिंग अ फेवरेबल कंडीशन फॉर एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे हम कैपिटल फ्लो, ट्रेड फ्लो, ये सारी चीजें यहाँ पे देखते हैं। कैपिटल फ्लो मतलब एक तरीके से ये समझ लो कि रुपए का, ठीक है। लेबर फ्लो मतलब कि हमारे यहाँ अच्छा पढ़ा लिखा आदमी वहां पे काम कर रहा, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक, नाउ एक्सप्लेन ग्लोबल पॉवर्टी एंड हेल्थ एपिडेमिक्स एज अ न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट टू सिक्योरिटी।
जो ग्लोबल पॉवर्टी है, हेल्थ एपिडेमिक्स है, ये अलग थ्रेट है सिक्योरिटी के। वार वगैरह नहीं रहे थ्रेट्स, अब हम नए चैलेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। ये जो पॉवर्टी वगैरह है ये एक नया थ्रेट है हमारी सिक्योरिटी को लेके। नाउ ग्लोबल पॉवर्टी एंड हेल्थ एपिडेमिक्स एज अ न्यू सोर्स एंड थ्रेट टू सिक्योरिटी. Global poverty is a new source of threat to security. Population is expected to triple in next 50 years, whereas many rich countries will see a population decline in that period. Higher per capita income and low population growth make rich state getting richer, and low income and high population growth reinforce each other to make poor state poorer. Health epidemics such as HIV/AIDS, bird flu have rapidly spread across the country through migration, business, tourism, military operation late in 1990s. Britain has lost billions of dollars of income during an outbreak of मैड काउ डिसीज। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ग्लोबल पॉवर्टी है ये बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। अब अच्छा ये हो रहा है कि अमीर कंट्री में पॉपुलेशन का डिक्लाइन होना और हायर पर कैपिटा इनकम, तो अमीर कंट्री और अमीर होती जा रही है, गरीब कंट्री और गरीब होती जा रही है। क्यों? क्योंकि इन गरीब देश में जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज है वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ रही है और इनकम कम हो रही है, और यहाँ पे पॉपुलेशन कम हो रही है और इनकम बढ़ती जा रही है, ये समस्या है। उसके बाद में इन सब की वजह से क्या होता है, माइग्रेशन वगैरह देखते हैं यहाँ से वहाँ। ये माइग्रेशन थ्रेट होता है हमारी सिक्योरिटी के लिए, और ये तमाम चीज़ें हमको यहाँ पे देखने को मिल रही है। नाउ एक्सप्लेन द फंक्शनिंग ऑफ कांग्रेस पार्टी एज एन आइडियोलॉजिकल एंड सोशल कोहिलेशन। हमें कांग्रेस पार्टी के बारे में बताना है एज एन आइडियोलॉजिकल एंड सोशल कोहिलेशन के, उसको देख के। A coalition accommodates all other who joins it and help in striking a balance on almost all issue. Coalition क्या होता है कि वो सबको accommodate कर लेता है, जो भी ज्वाइन करना चाहता है सबको accommodate कर लेता है, और कुछ इस तरीके से accommodate करता है कि सबके इंटरेस्ट का ध्यान रखा जाए, इसका भी उसका भी, सबके इंटरेस्ट का coalition में ध्यान रखा जाता है। There is a greater tolerance of internal difference and ambition among various group leaders are accommodated. और हम लोग कोएलिशन में देखते हैं टॉलरेंस वाली भावना होती है, इसकी आइडियोलॉजी कुछ है, मेरी कुछ है, हम दोनों वाद विवाद कर रहे हैं लेकिन हम टॉलरेट भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं हम मारने पे, ठीक है, मैं तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू को रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, तुम मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को रिस्पेक्ट करो। और इसके लिए अगर आप देखो तो कांग्रेस जानी भी जाती थी इनिशियली, पहले वाली कांग्रेस आप देखो तो कांग्रेस के अंदर बहुत सारी पार्टीज थी, जैसे संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, अगर हम देखें तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी, सॉरी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस के अंदर ही, कांग्रेस के अंदर बहुत छोटी छोटी पार्टी पाई जाती थी और कांग्रेस सबको लेके अकोमोडेट कर लेती थी। तो पहले वाली कांग्रेस में और आज वाली कांग्रेस में भी डिफरेंस है। आज वाली कांग्रेस में हमें अलग अलग तरीके की पार्टीज नहीं पाई जाती है, लेकिन पहले वाली कांग्रेस में हम ये सारी चीजें देखते थे। इट हेल्प द कांग्रेस टू रिटेन पार्टिली इनसाइड इट इफ अ ग्रुप वाज नॉट हैप्पी। इंटरनल फैक्शन बिकम स्ट्रेंथ ऑफ कांग्रेस पार्टी विच इज यूजली अ वीकनेस। और जो इंटरनल फैक्शन, जो एक पार्टी में जो इंटरनल फैक्शंस रहते हैं कि इसकी आइडियोलॉजी इससे नहीं मिल रही है, वो हमेशा एक वीकनेस होती है, लेकिन कांग्रेस ने इसी को अपनी स्ट्रेंथ बना दी थी एक समय पे। लेकिन आज के टाइम पे अगेन ओल्ड कांग्रेस और न्यू कांग्रेस में यही डिफरेंस भी है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जामिन द लीगेसी ऑफ इमरजेंसी ऑफ 1975 इन इंडिया। जो इमरजेंसी है 1975 की, उसको बताना है। नाउ द लीगेसी ऑफ इमरजेंसी इज फेल्ट एज, जो इमरजेंसी है उसको बताते हुए, फ्रॉम 1977 to 1980 कांग्रेस आइडियोलॉजी वाज चेंज टू बी एज अ ओनली सोशलिस्ट पार्टी एंड अ प्रो पार्टी ऑफ अ कंट्री। The opposition got the idea of the concept of non-congressium, opposition non-congressium की कांग्रेस होना ही नहीं। The constitutional crisis rose whereby the process of amendment of constitution was modified, जो amendment का जो process है उसे modify किया गया। The political crisis arose as a party in dominance was forced to impose emergency against the public interest। Political crisis ने ये बताया कि जो पार्टी dominance में थी उसी ने emergency impose कर दी। The political party system was changed due to the tension on the concept that the Indian democracy is an institution-based democracy। और पार्टी कॉन्सेप्ट भी एक तरीके से हमें चेंज होते नजर आया। कांग्रेस का एक तरीके से हमें थोड़ा सा डिक्लाइन भी उस समय पे दिखा, नई पॉलिटिकल पार्टी का आना, जनता गवर्नमेंट का, ये सारी चीजें भी दिखी। संविधान में उस समय पे बहुत बदलाव लाए गए, ये वाली चीजें भी हमने देखी थी। नाउ कोएलिशन गवर्नमेंट प्रूव टू बी अ बून फॉर डेमोक्रेसी इन इंडिया, सपोर्ट दिस स्टेटमेंट विथ एनी टू सुटेबल आर्ग्यूमेंट। जो कोएलिशन गवर्नमेंट है वो एक तरीके से बून फॉर डेमोक्रेसी इन इंडिया है, हमें इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करना है विथ टू आर्ग्यूमेंट, ठीक है।
नाउ पहला स्टेटमेंट पढ़ देता हूं, पार्टीज रिप्रेजेंटिंग बैकवर्ड क्लासेस गॉट रिप्रेजेंटेशन सिंस बैकवर्ड क्लासेस पार्टीज and various regional parties rarely got any representation in state and national level policies. Coalition government allow these parties to share power at the state and national level government. कोएलिशन गवर्नमेंट से ये हुआ कि जो छोटे छोटी पार्टीज थी उनका भी रिप्रेजेंटेशन हुआ, जो बैकवर्ड पार्टीज थी, जो बैकवर्ड क्लासेस कास्ट की पार्टी थी उनका भी रिप्रेजेंटेशन हुआ, और अल्टीमेटली हम लोग देख रहे थे कोएलिशन गवर्नमेंट में इस समाज के हर वर्ग, इस देश के हर वर्ग का कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन हो रहा था। ठीक है, now emphasis on pragmatic consideration rather than ideological coalition. Due to coalition politics, there were some major emphasis on pragmatic condition rather than ideological position. Coalition politics has shifted the focus of political parties from ideological difference to power sharing argument. The most parties of NDA government did not agree with the Hindutva ideology of BJP, yet they come together to form a government and remained in power for the full term. यहाँ पे देखते हैं कि कोएलिशन गवर्नमेंट ने आइडियोलॉजिकल बेस से एक प्रैग्मेटिज्म के टुवर्ड्स मूव किया। उन्होंने आइडियोलॉजी के बेसिस पे लड़ाई नहीं करी, रियली पावर शेयरिंग के बेसिस पे उन्होंने सरकार चलाई। एग्जांपल है एनडीए गवर्नमेंट, ये पहली कोएलिशन गवर्नमेंट अपना फुल टर्म जिन्होंने अपना टर्म पूरा किया था। वहाँ पे सभी लोग बीजेपी की आइडियोलॉजी से अग्री नहीं करते थे, लेकिन बहुत सारी पार्टी साथ में थी और उन सब ने अपनी सरकार चलाई। ठीक है, तो ये चीज़ भी हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। नाउ रीड द पैसेज, यहाँ पे पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आ गए, एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। पैसेज पढ़ें और आंसर कीजिए क्वेश्चन को दैट फॉलो। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन IOs आर फॉर्म्ड इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर transcending national boundaries which are created by multilateral agreement among the nation state. ठीक है, यहाँ पे क्या है, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताया गया है। Their purpose is to foster international cooperation in areas such as security, law, economic, social matter, and diplomacy. IOs are subdivided between intergovernmental organizations, non-governmental organization, intergovernmental organizations are entities created with sufficient organizational structure and autonomy to provide formal, ongoing, multilateral process of decision making between states, along with the capacity to execute the collective of their member state. NGOs are non-state voluntary organization formed by individuals to achieve a common purpose, often oriented beyond themselves or in the public good. The development and the expansion of these large representative bodies date back to the end of the World War II, where there was a need for world reconstruction through international relations. ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, मैं इस पैसेज को एक ब्रीफ में बता दूंगा, बाकी आपको पैसेज खुद पढ़ना है। बेसिकली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे है कि इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कब बनते हैं, जब सारे स्टेट्स आपस में एग्री करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन का। ये इसको हम एक तो नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट होती है, इसे हम सुपर नेशनल लेवल गवर्नमेंट बोल सकते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को भी हम 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे अलग अलग गवर्नमेंट देश की इंक्लूड होती है, और एक एनजीओ होते हैं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे गवर्नमेंट का रोल नहीं होता, प्राइवेट एंटिटी काम करती है किसी पर्टिकुलर इशू पे, लाइक ह्यूमन राइट हो गया, इन्वायरमेंटल हो गया, ये सारी चीजें हो गई। Since then, there has been an incremental rise of organization that work on different political and economic aspects with various and specific aim in approaching state, society, group, and individual. Based on these key definitions, it is an attempt to explain how important are IOs and extent to which they have an impact on global politics and international relations through an analysis of 2 main IR scholar theory, namely realism, liberalism. More to understand the impact of IOs, these theory will explode and analyze through the context of different and conflicting realistic liberalist thinker upon their view on various institutional structure. It will also distinguish and compare the 2 theories and determine which is more relevant to the contemporary world international relations. तो यहाँ पे बेसिकली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का एक ये था, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ये पहला वाला स्क्रीनशॉट ले लिया, देन सेकंड, ताकि आप लोग भी पढ़ सके इस वीडियो को पॉज करके यहाँ पे।
ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का ब्रीफ दे चुका हूँ। दिन पर दिन हम लोग देख रहे हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे इश्यूज होते हैं, सोशियो पॉलिटिक इकोनॉमिक इश्यूज, कोशिश की जाती है इनको वैसे ही सुलझाया जाए। अब IR इंटरनेशनल रिलेशन एक डिसिप्लिन है पॉलिटिकल साइंस के अंदर, उसके अंदर भी बहुत सारी थ्योरीज है। रियलिज्म, लिबरलिज्म, इनको अभी आपको नहीं पढ़ना है। आप ग्रेजुएशन लेवल पर अगर पॉलिटिकल साइंस पे या इंटरनेशनल रिलेशंस पे कुछ करते तो आप लोग पढ़ेंगे। ये सारी थ्योरीज भी कहीं ना कहीं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ ना कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती है, वो आप लोग आगे पढ़ेंगे। इसको इस पैसेज से इतना समझना है। रियलिज्म लिबरलिज्म से कंफ्यूज नहीं होना है, या आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे आपको इन सारे शब्दों से क्या होना है, इन सारे शब्दों से हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, हमें ये सारी चीजें कंफ्यूज करने के लिए दी गई है। पैसेज में आंसर, इस पैसेज के क्वेश्चन के आंसर हमें यहीं से मिलेंगे। एक बार में नहीं बने तो दूसरी बार पढ़ना, दूसरी बार में नहीं बने तो तीसरी बार पढ़ना। सफिशिएंट टाइम है, भागा दौड़ी करोगे तो जरूर टाइम चला जाएगा। इसलिए पीसफुली अगर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको सारी चीजें ऑटोमेटिकली समझ में आएंगी। तो पीसफुली इन सारी चीजों को सॉल्व करना। नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या है? टू फॉस्टर इकोनॉमिक टाइज ऑफ डेवलप्ड नेशन, टू फॉस्टर इंटरनेशनल कॉपरेशन, टू इरेडिकेट टेररिज्म, टू फॉस्टर हेल्थ केयर। क्या लगता है? बहुत ही सिंपल सा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का है टू फॉस्टर इंटरनेशनल कॉपरेशन, कि इस विश्व में जितनी भी कंट्रीज हैं इन सब के बीच में क्या हो, इस विश्व में जितनी भी कंट्रीज हैं इन सब के बीच में हम लोग ये देखें कि कॉपरेशन बढ़ रहा हो। ठीक है, हम ये देखें कि इन सब के बीच, इन सब के पीछे कॉपरेशन यहाँ पे बढ़े। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का कॉपरेशन को इनहैंस करने का है। ये जो कॉपरेशन है इसे क्या करना है, इस कॉपरेशन को हमें यहाँ पे इनहैंस करना है। क्लियर है, ये वाली चीज समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन के टुवर्ड्स बढ़ते हैं। नो व्हाट आर द सब डिवीजन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के सब डिवीजन क्या है? स्टेट गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल, private and public, governmental and public, and none of the above. So none of the above. इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड NGOs होते हैं, है ना। तो यहाँ पे इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कहीं पे भी नहीं लिखा है। ठीक है, नॉन गवर्नमेंटल तो लिखा है लेकिन इंटरगवर्नमेंटल नहीं है। तो स्टेट तो नन ऑफ द अबव, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। यहाँ पे इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड NGOs होते हैं। ठीक है, एंड NGOs, ये इसके सब डिवीजन होते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के। क्लियर है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के टुवर्ड्स बढ़े। नाउ वेयर कैन बी फाइंड अ डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन? हम इनकी डेवलपमेंट और एक्सपेंशन इन ऑर्गेनाइजेशन का हम कहाँ देखते हैं? एट द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार, एट द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार, एट द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार इन 2003। तो यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, एट द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार, जब सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हो गया तो हमने देखा कि वर्ल्ड में कितना क्योस है, हर देश एक दूसरे से लड़ रहा है। तो आगे कभी ऐसा कोई वार ना हो, इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए हमने इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस बनाई। ठीक है, इसके लिए हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई, ना कि इंटर गवर्नमेंटल। इसके लिए हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनी सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में। सेकेंड वर्ल्ड वार इसने क्या किया, कियोस, ठीक है, कियोस, डिजास्टर, ये सारी चीजें हमें देखने को मिली। तो इसके चलते सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनी। ये क्या करेगी, ये कॉपरेशन एस्टैब्लिश करेगी कि ऐसी चीजें फिर से ना हो, कॉपरेशन इंश्योर करना। ठीक है, कॉपरेशन ये इंश्योर करेंगी कि ऐसी चीजें फिर से ना हो, ये कॉपरेशन इंश्योर करेंगी। क्लियर है, ये वाली चीज भी आपको यहाँ पे समझ में आ गई है, ये वाली चीज भी आपको यहाँ पे क्लियर हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। नाउ विच टू मेन IR स्कॉलर थ्योरीज आर मेंशन्ड हियर? बस यहाँ पे देखो कौन सी दो थ्योरीज मेंशन करी। विच टू मेन IR स्कॉलर थ्योरी? रियलिज्म, लिबरलिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, फेमिनिज्म, ह्यूमैनिज्म, ह्यूमन राइट एंड वेलफेयर। तो ये रियलिज्म और लिबरलिज्म मेंशन ही आपके उसमें, तो ऑप्शन नंबर ए। क्या आपसे रियलिज्म लिबरलिज्म पे क्वेश्चन आया? जी नहीं आया, वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया था। हर पैराग्राफ पे वो कुछ ना कुछ आपको, हर पैसेज में कुछ ना कुछ आपको जरूर देंगे जिससे कि आप लोग कंफ्यूज होंगे, लेकिन आपको कंफ्यूज होना नहीं है वहां पे। ठीक है, हर पैसेज में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होंगी जहां से आप लोग कंफ्यूज होंगे, लेकिन हमें कंफ्यूज वहां पे होना नहीं है। ठीक है, तो
सिर्फ उन थ्योरीज का नाम पूछा जो कि हमने बता दिया, रियलिज्म एंड लिबरलिज्म। क्लियर है? इसी के साथ पैसेज होता है खत्म। अब हमारे यहाँ क्या आता है, अब हमारा आता है मैप वर्क। In the outline political map of India, 5 states have been marked as A, B, C and D. With the help of information given below, identify them and write their correct name in your answer book along with the serial number of information used to read alphabet in the map. यहाँ पे हमारे A, B, C, D 4 मैप्स, यहाँ पे 4 चीजें हमारे यहाँ पे मैप पे मार्क्ड है ना। ये रहा मैप, यहाँ पे देख लो A, B, C, D, यहाँ पे चारों चीजें मार्क्ड है। अब जो हमें यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन दी है पीछे, इस इंफॉर्मेशन के थ्रू हमें क्या करना है, इस इंफॉर्मेशन के थ्रू हमें यहाँ पे सारी चीजें बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पे इस इंफॉर्मेशन के थ्रू हमें सारी चीजें बतानी है। The state to which C. Rajagopalachari, the first Indian Governor General of India belong. मैंने सी राजागोपालाचारी, स्वतंत्रता पार्टी, ये सारी चीजें और भी पहले बोला है। अब अगर आप अभी तक आपको ये सवाल नहीं बन रहा है तो अब आप मेरी बात नहीं सुन रहे। आप मेरे प्रीवियस वीडियो जाके देखिएगा, सी राजागोपालाचारी या स्वतंत्रता पार्टी, ये मैंने आपसे बार बार बोला है। सी राजागोपालाचारी कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं? ठीक है, द स्टेट वेयर फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट वॉज फाउंड बाय EMS नंबोद्रीपैड। ठीक है, द स्टेट टू विच एन रफी अहमद Kidwai, the Union Minister of Food and Agriculture 1952 to 54 belong, the state which faced the most acute food crisis in 1956-57. तो सी राजागोपालाचारी कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं? पहला हो गया डी, तमिलनाडु। ठीक है, यहाँ से सी राजागोपालाचारी बिलोंग कर रहे हैं। फिर यहाँ पे जो नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट थी, ठीक है, जो कि मिस्टर EMS के द्वारा फॉर्म की गई थी, वो कहाँ पे होगी? वो ऑफ कोर्स हम लोग यहाँ पे देखेंगे, दैट इज इन दी केरला। नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट कहाँ पे? केरला में, दैट इज सी। ठीक है, देन यहाँ पे नेक्स्ट क्या था कि जो द स्टेट टू विच रफी अहमद द यूनियन मिनिस्टर बिलोंग, दैट इज उत्तर प्रदेश। और फूड क्राइसिस हमें सबसे ज्यादा कहाँ? बिहार में देखने को मिला था। तो यहाँ पे सी राजागोपालाचारी, नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट, यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर रफी अहमद और फूड क्राइसिस दैट इज इन बिहार। तो ये 4 स्टेट हो गए। मैप वर्क का एक ही सिद्धांत है, प्रैक्टिस। जितने ज्यादा मैप की प्रैक्टिस करोगे, हर मैप में लगेगा कि सर कुछ नया आ गया, लेकिन अगर आप इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तो पता आपको क्या होगा, जब पेपर देखोगे, तो मैं ये नहीं बोल रहा आपको चारों की चारों चीजें बन जाएगी, लेकिन जब आप पेपर देखोगे तो आपको 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको बनेंगे, और बच्चे 2 क्वेश्चन आप अगर यहाँ पे आपको बन गया कि ये वाला मान लो डी है और ये वाला मान लेते हैं हम सी है, तो ए बी में से आप इतना दिमाग तो लगा लोगे कि किसको कहाँ मार्क करना है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन भी बनेंगे तो नीचे 2 वाले क्वेश्चन आप ऑटोमेटिकली कर लेंगे। ठीक है, और इसका एक ही सिद्धांत है, आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करें, और मैप वर्क में जो आपको मैं बताते चल रहा हूं, आप उन चीजों को बहुत ही ज्यादा सीरियसली लें। ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो चीज मैं आपको बताते चल रहा हूं, आपको इन चीजों को थोड़ा सा ज्यादा सीरियसली लेना है यहाँ पे। नाउ स्टडी द गिवन कार्टून एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। हमें कार्टून को देखना है और आंसर करना है। कार्टून में भी आप यहाँ पे नहीं समझ पाए, थोड़ा सा देखो, क्वेश्चन आंसर को करोगे तो क्वेश्चंस को देखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में जाएगा। हु वॉज टेकन अरेस्ट ड्यूरिंग द कूप ऑफ 1991? किसे अरेस्ट में लिया गया था 1991 के कूप में? मिखाइल गोरबच्चव। USSR रशिया की ये पिक्चर है उस समय की, उस समय को हमें देखना है। ठीक है, मैं एक बार फिर से हट जाता हूं। ठीक है, कार्टून में भी आपको पेपर में भी कई बार क्लियर नहीं होगा, लेकिन क्वेश्चन से आपको ऑटोमेटिकली हो जाएगा। Who was taken arrest during the coup of 1991? तो मिखाइल गोरबच्चव। कौन था उस समय पे? मिखाइल गोरबच्चव थे, तो उन्हीं के अगेंस्ट कूप हुआ था। ठीक है, नाउ विच वर द 3 मेजर रिपब्लिक्स ऑफ USSR? कौन कौन सी 3 मेजर रिपब्लिक थी USSR की? पोलैंड, क्यूबा, रशिया। यूक्रेन, पोलैंड, स्वीडन। रशिया, यूक्रेन, बेलारूस एंड स्वीडन, जर्मनी, फ्रांस। तो इट इज रशिया, यूक्रेन एंड बेलारूस। ठीक है, ये USSR से अलग हुई थी ये कंट्री है, मतलब ये 3 मेजर रिपब्लिक बनी थी उस समय। नाउ विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट वाज अडॉप्टेड बाय पोस्ट सोवियत कंट्री? पोस्ट सोवियत कंट्री ने कौन सी गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया था? सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट एंड डेमोक्रेटिक, कम्युनिस्ट, डेमोक्रेटिक, नन ऑफ द अबव। तो दे हैव अडॉप्टेड कैपिटलिस्ट डेमोक्रेटिक। ठीक है,
नाउ विच कंट्री बिकेम द सक्सेसर स्टेट ऑफ सोवियत यूनियन, कौन सी कंट्री सक्सेसर स्टेट बनी थी सोवियत यूनियन का? बेलारूस, यूक्रेन, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक एंड रशिया। तो सिंपल क्वेश्चन है, इट इज रशिया। ठीक है, यूएसएसआर का सक्सेसर रशिया, जिसको कि हम आज की तारीख में रशिया बोलते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया? तो इसी के साथ कार्टून बेस्ड क्वेश्चन भी खत्म, कार्टून बेस्ड क्वेश्चन भी बन जाएंगे, उसकी चिंता मत करना। अलग से मैं आपको कार्टून बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूंगा, कार्टून बेस्ड क्वेश्चन की आपकी अलग से प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, कार्टून बेस्ड क्वेश्चन की अलग से प्रैक्टिस कराने की जवाबदारी मेरी है, आप इसे मेरे ऊपर छोड़ दीजिएगा। Now the non-aligned movement has become more or less redundant in the present scenario of US hegemony. However, India made sincere effort to keep the movement alive as much as possible. Discuss some of the steps taken by India in this direction. आज की तारीख में यूएस हेजेमनी, आज की तारीख में अगर हम देखें तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट क्या है? नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट एकदम खत्म सा हो गया है, क्योंकि आजकल सभी लोग यूएस के टुवर्ड्स टिल्टेड हैं। लेकिन इंडिया तो भी कोशिश करता है कि वो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को हमेशा जारी रखे, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की हमेशा चकाचौंध बनी रहे। तो आपको ये बताना है कि इंडिया ने इस रिगार्ड कौन कौन से स्टेप लिए हैं। तो 6 पॉइंट्स में आंसर लिखोगे, लॉन्ग आंसर में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप सामने वाला इंसान जितने अच्छे से पढ़ पाएगा उतने अच्छे से आपको नंबर देगा। और अगर आप ऐसे 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 करके आंसर लिखोगे, सामने वाले को पढ़ने में समस्या जाएगी, आपको नंबर भी नहीं मिलेंगे। क्लियर है? तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का हम देख लेते हैं। The non-alignment movement aimed at establishing a new and equitable international economic, social and political order, stabilization of world peace. ठीक है, the non-aligned countries always kept themselves from the power block, so they could not reduce the tension in the world, so that they could reduce the tension in world. If at all there is any war, there can bring peace in a particular area by mediating between the enemy. जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है उसका स्टेबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पीस का एक मकसद था कि पूरा वर्ल्ड जो 2 भाग में डिवाइडेड था, कैपिटलिस्ट, कम्युनिस्ट, अगर कभी इनमें वार हो जाता है तो जो नॉन अलाइंड कंट्रीज है वो एक तरीके से पीस इंश्योर करने की कोशिश करेगी दोनों हिस्सों में, एक वो मीडिएटर का रोल प्ले कर सकती है। टू पुट एन एंड टू इम्पीरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म, जो नॉन अलाइन कंट्रीज है वो इम्पीरियलिज्म, कॉलोनियलिज्म का एक एंड। अगर हम लोग यूएस के टुवर्ड्स इंक्लाइन हो जाते तो हमको आज़ादी मिली और अब हम इनडायरेक्टली, डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली अब हम यूएस के इन्फ्लुएंस में आ गए, या कम्युनिस्ट में चल जाते तो इनडायरेक्टली हम लोग रशिया के इन्फ्लुएंस में आ गए। लेकिन हमें अपनी पॉलिसीज खुद बनानी थी, हमें इन कंट्रीज पर डिपेंडेंट नहीं होना था। तो हमने अपना जो हमने हमारा जो एक तरीके से वो है एक स्ट्रक्चर है हमारी, जिस हिसाब से पॉलिसी बनानी है नैम के थ्रू हम उस हिसाब से हमारी पॉलिसी बनाते गए। अपोजिशन ऑफ अलायंसेस, द वर्ल्ड हैज ऑलरेडी विटनेस 2 crucial and dreadful war because of alliances of military power, so the non-aligned country decided not to join any power bloc which might create tension in the world and ultimately it result in the world war. जो अपोजिशन यहाँ पे हमने देखा कि हम लोग ने पहले भी देखा वर्ल्ड वार 2 और वर्ल्ड वार 1 में कि अलाइंसेस बनती है और उस अलाइंसेस से क्या होता है, उस अलाइंसेस से फिर युद्ध होता है। तो जो नैम कंट्रीज थी उनका ये था कि हम किसी भी अलायंस में ज्वाइन नहीं होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली वार और ये सारी चीज़ें होगी, फिर से एक टेंशन क्रिएट होगा। Now, being the founder member of NAM, India has always played an active role in keeping the movement alive. India has always raised its voice against newly decolonized country aligning their faith with the superpower alliances. India has always favored active intervention in world affairs to soften Cold War rivalries. इंडिया ने हमेशा एक एक्टिव मूवमेंट प्ले किया है। इंडिया एक फाउंडर ऑफ नैम भी था और इंडिया ने हमेशा जिन देशों को आज़ादी मिल रही थी उनके खिलाफ हमेशा वॉइस रखी, उनके डेवलपमेंट के खिलाफ हमेशा वॉइस रखी है। जो गरीब देश थे जिनको रिसेंट रीजन्स आज़ादी मिल रही थी उनकी इंडिया एक आवाज़ था और इंडिया ने हमेशा से कोशिश की, इंडिया ने क्या हमेशा कोशिश की है कि वर्ल्ड में पीस इस्टेब्लिश हो। ठीक है, इंडिया ट्राइड टू रिड्यूस द डिफरेंसेस बिटवीन सुपर पावर ऑल्दो एफर्ट डिड नॉट टर्न आउट सक्सेसफुल। इंडिया ट्राइड टू activate these regional and international organizations which were not part of alliances led by US and USSR. For India, the policy of non-alignment is not a policy of feeding away, rather it is a positive role in world affairs. Indian developments and leaders were often used to communicate and mediate between the Cold War rivals such as Korean War in 1950s. इंडिया ने हमेशा कोशिश की है कि इन दोनों ब्लॉक में शांति हो, लेकिन उस समय पे सच कुछ हो नहीं पाया, सक्सेसफुल नहीं रहा, लेकिन स्टिल हमने कोशिश तो की।
नॉन अलाइनमेंट मतलब ये नहीं था कि हम एकदम अलग हो जाएं, नॉन अलाइनमेंट मतलब ये भी था कि हम एक पॉजिटिव रोल प्ले करें पीस कीपिंग में। ठीक है, समझ गए, ये वाली चीज भी आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द कॉजेज दैट लेड टू द फुल स्केल कन्फ्रंटेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान 1971। कौन कौन से कॉजेज थे जिसकी वजह से हमने एक फुल स्केल हमने एक वार देखा है 1951 में इंडिया पाकिस्तान। ठीक है, तो मैं ब्रीफ में ये सारे पॉइंट्स पढ़ दे रहा हूँ, एकदम हम डिटेल में नहीं जाएंगे। आपको भी पता है कि हमारे यहाँ माइग्रेशन वगैरह सारी चीज़ें हो रही थी। यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर वेस्ट पाकिस्तान का हद से ज़्यादा डोमिनेशन था, इम्पोजिशन था। फिर यहाँ पे जब उन्होंने इन लोगों को मारने लग गए तो यहाँ से लोग हमारे यहाँ पे आने लग गए। ठीक है, फिर इंडिया ने इंटरवीन कर दिया। मतलब ये सारी चीज़ें आपको पता है, लेकिन एक बार मैं रीड कर दे रहा हूँ। Under the military rule of General Yahya Khan, the Pakistan army tries to suppress the mass movement of Bengali peace and arrested Sheikh Mujibur Rahman of Awami League. This led to a large-scale migration into India and led to an economic and social crisis. ठीक है, इंडिया में माइग्रेशन हमें देखने को मिला. The government of India supported the demand of people of East Pakistan for their independence. The government of India helped them financially and militarily. Due to the rise in involvement of India in freedom of movement of Bangladesh, it came in conflict with Pakistan and resulted in war between India and Pakistan in December 1971. India managed to defeat Pakistan in approximately 15 days and led to a rebellion of East Pakistan that came to be known as Bangladesh. India ने मात्र 15 दिन में किसको हरा दिया? मात्र 15 दिन में पाकिस्तान को हरा दिया है। इंडिया का जो इन्वॉल्वमेंट था बांग्लादेश के लिए वो पाकिस्तान को अच्छा नहीं लगता था, इसलिए डायरेक्ट वार भी हुआ और इंडिया ने मात्र 15 दिन में उसे हरा भी दिया। ठीक है, नाउ राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द रोल एंड लिमिटेशन ऑफ सार्क एज अ फोरम फॉर फैसिलिटेटिंग इकोनॉमिक कॉपरेशन अमंग द साउथ एशियन कंट्रीज। साउथ एशियन कंट्रीज में सार्क कैसे इकोनॉमिक कॉपरेशन को इंश्योर कर सकता है, हमें इस चीज को देखना है। ठीक है, following is the role of SAARC in facilitating economic cooperation among South Asian countries. The South Asian Association for Regional Cooperation, SAARC, is a regional initiative of South Asian country to involve cooperation in this region. South Asia में SAARC इसलिए है, SAARC का मकसद ये था कि हम cooperation को और peace को ensure करें. Its aim is to ensure economic cooperation through multilateral means. SAARC members have signed South Asian Free Trade Agreement (SAFTA), which provide the formation of a free trade zone for whole of South Asia. जितने भी SAARC मेंबर नेशन है उन्होंने साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन कर दिया, जिससे कि एक फ्री ट्रेड जोन क्रिएट हो, अच्छे से ट्रेड हो पाए और अच्छे से कॉपरेशन हो. A new chapter of peace and cooperation might evolve in South Asia if all the countries in region allow free trade across the border. और अगर एक नया चैप्टर इंश्योर हो सकता है अगर हम वाकई में फ्री ट्रेड अलाउ कर दे, इस एग्रीमेंट को वाकई में इंप्लीमेंट करें तो. अब इसके लिमिटेशन क्या है, सार्क क्यों नहीं सक्सेसफुल हो पा रहा है, हमें वो लिखना है. फॉलोइंग आर द लिमिटेशन ऑफ सार्क. सार्क क्यों नहीं सक्सेसफुल हो पा रहा है उसे समझते हैं. इंडिया पाकिस्तान सोरिंग रिलेशन हैव मेगर्ड द ग्रोथ ऑफ सार्क. यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान का जो रिलेशन है उसने सार्क को रोक दिया है, सार्क की ग्रोथ को रोक दिया है, क्योंकि ये दोनों इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई से इंडिया उसमें एक्टिवली और पाकिस्तान नहीं हो पाता है, तो वो मतलब नहीं हो पाता है. Some of the SAARC members feel that India will invade their markets and influence their society and politics through commercial venture. This apprehension is stumbling block in SAARC. यहाँ पे कुछ साउथ एशियन कंट्री को ऐसा लगता है कि इंडिया उनके मार्केट में घुस जाएगा, क्योंकि इंडिया एक बड़ी कंट्री है और इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से सिर्फ इंडिया को फायदा होगा और उनकी सोसाइटी और पॉलिटिक्स को बहुत हद तक इन्फ्लुएंस करेगा. Insufficiency of fund also placed a big limitation on growth of SAARC. सार्क के पास इतनी फंडिंग नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि जितने भी देश है, छोटे छोटे देश है, उनकी खुद की इकोनॉमी इतनी बुरी तरीके से मरी हुई है कि इसलिए सार्क एक तरीके से हम लोग देखें तो एक इनसफिशिएंसी ऑफ फंड वाली चीज़ें भी हमको यहाँ पे देखने को मिलती है. What are some of the factors that have led to the failure of permanent democracy in state of Pakistan? पाकिस्तान में एक परमानेंट डेमोक्रेसी क्यों नहीं इस्टेब्लिश हो पाई, वो हमें यहाँ पे बताना है. तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पाकिस्तान में जो सोशल डोमिनेंस है वो मिलिट्री, क्लर्गी एंड लैंड ओनिंग एरिस्टोक्रेसी का है. लेड टू अ फ्रीक्वेंट ओवरथ्रो ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मिलिट्री गवर्नमेंट. ये जो मिलिट्री और ये है, ये लोग हमेशा अपने आप को पावर में रखना चाहते हैं, तो हमेशा इलेक्टेड गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर देते हैं. Pakistan conflict with India have made pro-military groups more powerful, pro-military groups have more powerful and justified the army's chain power. जो पाकिस्तान में जो कॉन्फ्लिक्ट है
उन्होंने प्रो मिलिट्री ग्रुप्स, पाकिस्तान और इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट में क्या हुआ है, पाकिस्तान में हमेशा मिलिट्री आगे रही है ना कि सरकार, तो इसकी वजह से और वहां पे मिलिट्री आगे हो गई और सरकार इलेक्टेड गवर्नमेंट पीछे हो गई। मतलब उन्होंने इतना बड़ा मुद्दा अपनी कंट्री में बढ़ा चढ़ा के बताते हैं कि कभी इलेक्टेड गवर्नमेंट, वो बोलते कि अगर ये सरकार आ गई तो ये हरवा देगी इंडिया से, जबकि वो अपनी कंट्री को खुद ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है, The United States and other Western countries have encouraged the military authoritarian rule due to the fear of global Islamic terrorism and fear that Pakistan nuclear arsenal might fall into the hand of terrorist group. जो कंट्रीज थी, वेस्टर्न ब्लॉक भी थे, वो कभी नहीं चाहते थे, दे वर नेवर इंटेंडेड कि इंडिया की यहाँ पे पाकिस्तान में क्या, पाकिस्तान में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आए, क्योंकि वो अपना इंटरेस्ट देख रहे थे। ठीक है, वहां पे जो सिविलियंस हैं उनका भी इतना लैक ऑफ पॉलिटिकल विल ही था एक तरीके से देखें। द सपोर्ट फॉर टेररिस्ट एक्टिविटी अगेंस्ट इंडिया विच नीड इन्वॉल्वमेंट ऑफ आर्मी, द प्रेजेंस ऑफ वीक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन ऑफ कंट्री इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर लैक ऑफ डेमोक्रेसी इन कंट्री। और वहां पे हम लोग क्या देखते थे, वीक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन वगैरह भी देखते थे। इंस्टीट्यूशन ही ऐसे नहीं थे कि जो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को सपोर्ट करें, तो इसलिए भी हम वहां पे क्या देखते थे, इसलिए भी हमें वहां पे डेमोक्रेसी इतने अच्छे से सक्सेसफुली देखने को नहीं मिली। ठीक है, ये वाली चीज भी समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया हाउ वुड यू सपोर्ट इंडियाज कैंडिडेचर फॉर परमानेंट मेंबरशिप ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, जस्टिफाई योर प्रपोजल। आप भारत के नागरिक होने के नाते इंडिया का जो परमानेंट मेंबर है, परमानेंट मेंबरशिप जो मिलनी चाहिए यूएन में सिक्योरिटी काउंसिल को, आप उसे कैसे सपोर्ट करेंगे, जस्टिफाई कीजिए। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आने की उम्मीद है, प्लीज इस तरीके के क्वेश्चन के लिए आप लोग तैयार रहिए। ठीक है, फॉलोइंग पॉइंट मे बी साइटेड फॉर द सपोर्टिंग इंडियाज कैंडिडेचर फॉर परमानेंट मेंबरशिप ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। ये फॉलोइंग पॉइंट हम लोग बोल सकते हैं, फॉलोइंग पॉइंट हम लोग साइट कर सकते हैं कि इंडिया को एक परमानेंट मेंबरशिप मिलना चाहिए। India is second most popular country in the populous country in the world, comprising almost 1/5 of the world population. इंडिया एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। आज हमारी सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, लेकिन हम फर्स्ट बनने वाले हैं। ठीक है, इंडिया इज वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, हमारे अच्छे से डेमोक्रेसी है। इंडिया हैज पार्टिसिपेटेड इन वर्चुअली इन ऑल इनिशिएटिव ऑफ यूएन। इंडिया यूएन के हर इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट करता है। India's economic emergence on the world stage is another factor that perhaps justify India claim to permanent seat in Security Council. इंडिया का जो इकोनॉमिक इमरजेंस है, इंडिया इकोनॉमिकली जो पावरफुल हो रहा है, वो भी एक अच्छा पॉइंट है कि इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए। India has also made regular financial contribution to UN and never faltered on its payment. इंडिया ने हमेशा अच्छा कंट्रीब्यूट किया, फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट किया यूएन को इंडिया ने बहुत रुपए दिए हैं और इंडिया ने कभी भी फेल नहीं हुआ है रुपए देने में। तो एक वो भी हम रुपए दे रहे हैं ना तुमको काम चलाने के लिए। ठीक है, इंडिया रोल इन यूएन पीस कीपिंग एफर्ट इज अ लॉन्ग एंड सब्सटेंशियल वन। इंडिया इज अवेयर दैट परमानेंट मेंबरशिप ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल हैज ऑल्सो सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस। It signifies a country's growing importance in the world affair. The greater status is an advantage of a country in the conduct of its foreign policy. The reputation for being powerful makes more influential. इंडिया का जो रोल है पीस कीपिंग में, वो भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और इंडिया को अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती तो इंडिया उसे बहुत अच्छे से निभाएगा भी। हमने प्रूव भी किया है, इंडिया इज़ अ रिस्पॉन्सिबल कंट्री। ऐसा नहीं है कि हम एक सीट लेके बैठ जाएंगे, बट हम इस चीज़ को अच्छे से निभाएंगे भी, पूरा भी करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट उसी के और वाले क्वेश्चन पे आते हैं। What is the difference between traditional and non-traditional security? Which strategy should creation and sustenance of alliance belong to? ये क्वेश्चन मैं और भी बहुत बार करवा चुका हूँ, ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल, और भी पहले वाले सैम्पल पेपर में करवा चुका हूँ, तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी बेसिकली बात करता है मिलिट्री थ्रेट्स की, कि दूसरी कंट्री से हमें मिलिट्री थ्रेट है। ठीक है, The traditional security is concerned with the balance of power and alliance building. Balance of power alliance building पे फोकस करते हैं। कैसे? कि ये तीन ग्रुप उस दूसरे ग्रुप को मात दे देगा। ठीक है, तो हम अलायंस बनाते हैं। बैलेंस ऑफ पावर, अगर उसके पास इतनी पावर है तो हमारे पास भी होनी चाहिए। उसने चार आर्म्स खरीद लिए तो हमारे पास भी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हम लोग ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में बात करते हैं। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इज ऑल्सो कंसर्न विद इंटरनल सिक्योरिटी। जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है वो इंटरनल सिक्योरिटी से भी कंसर्न है।
The threat to traditional securities another country which is by threatening military action endangers the core value of sovereignty, integrity, independence and territorial integrity. यहाँ पे ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में यही है कि मिलिट्री एक्शन एक कंट्री ने लिया तो दूसरे को भी लेना पड़ता है, ठीक है। नाउ यहाँ पे नॉन ट्रेडिशनल पे आ जाते हैं। नॉन ट्रेडिशनल को भी समझ लेते हैं, ट्रेडिशनल मैंने समझा दिया। तो नॉन ट्रेडिशनल जो है वो मिलिट्री के अलावा बात करता है। नॉन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी गो बियॉन्ड मिलिट्री थ्रेट्स टू इंक्लूड वाइड रेंज ऑफ थ्रेट्स एंड डेंजर अफेक्टिंग कंडीशन ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। नॉन ट्रेडिशनल व्यू ऑफ सिक्योरिटी इज कंसर्न विथ ह्यूमन सिक्योरिटी और ग्लोबल सिक्योरिटी। जो नॉन ट्रेडिशनल है वो पूरे ग्लोबल सिक्योरिटी की बात कर रहा है। यहाँ पे बात करते हैं कि ह्यूमन सिक्योरिटी इज अबाउट द परसेप्शन ऑफ पीपल मोर देन द परसेप्शन ऑफ स्टेट। जो नॉन ट्रेडिशनल है वहाँ पे हंगर, पावर्टी, नेचुरल डिजास्टर, इन सब की बात होती है कि गरीबी होगी तो गरीबी पूरे विश्व के लिए सही नहीं होगी, माइग्रेशन होगा, सब कुछ इनस्टेबलाइज हो जाएगा, ठीक है। हंगर, इन सारी चीज़ों की बात करी जाती है। टेररिज्म को बात की जाती है, ठीक है। पावर्टी वगैरह ये सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। क्लियर है? तो ये वाली चीज़ भी यहाँ पे समझ में आ गई। ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल आप यहाँ पे समझ में आ गई होगी आपको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिस्क्राइब द 3 मेजर इशू इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। 3 इशू बताना हमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया के। तो हमें बेसिकली यहाँ 3 इशूज बताने हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया के बारे में। मैं उन्हीं उस पे जाता हूँ, मतलब 3 इश्यूज पे ही जाता हूँ। अगेन मैंने जैसा पहले भी बोला है कि हम ज़्यादा टाइम, बिना टाइम वेस्ट किए हमें इश्यूज को समझ लेते हैं, वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 3 मेजर इश्यूज, ठीक है। नाउ एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस एंटायर रीजन एक्सेप्ट मणिपुर एंड त्रिपुरा कंप्राइज ऑफ द स्टेट ऑफ आसाम। Demand for political autonomy arose when non-Assamese felt that Assamese government was imposing Assamese language on them. यहाँ पे सबसे पहले तो हमें क्या देखना है, यहाँ पे जो एक और पॉइंट आपका बन सकता है वो है डिमांड फॉर पॉलिटिकल ऑटोनॉमी। ये सभी सारे स्टेट आसाम का ही पार्ट थे, लेकिन दूसरे स्टेट्स को लगा कि यहाँ पे आसामीज लैंग्वेज उन पे इम्पोज की जा रही है, तो उन्होंने और पॉलिटिकल ऑटोनॉमी की बात करी, उन्होंने और स्टेट्स की वहाँ पे बात करना शुरू हो गए, ठीक है। पहला इशू था, पहला इशू हमारा हो गया पॉलिटिकल ऑटोनॉमी। Second, secessionist movement. Demand for autonomies were easier to respond to for these involved for the various provision in the constitution for accommodation of diversity. It was much more difficult when groups demanded a separate country. बहुत सारे secessionist movement की बात होने लग गई, सेपरेट कंट्री की बात होने लग गई, लेकिन हमने क्या किया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अलग अलग डाइवर्सिटी को रिकॉग्नाइज किया, तो हमने उनको स्पेशल ऑटोनॉमी वहीं पर दे दी। Then movement against outsider, the large scale migration into the northeast gave rise to a special kind of problem that pitched the local communities against people who were seen as outsider or migrants. जो बाहर से लोग आ रहे थे उनके खिलाफ इन कम्युनिटीज़ को वो सहन नहीं आया, और एक वो मूवमेंट रहा कि इन बाहर से लोगों को नहीं आने दिया जाए। जो माइग्रेट करके हम लोग जो देख रहे थे बांग्लादेश से जो इधर चले जाते ना, उसको लेके भी यहाँ पे ये सारी बातें उठने लगी, ठीक है। Now next question. The Assam movement from 1979 to 1985 is the best example of movement against outsider. Support the example with suitable arguments. Now the Assam movement or the Assam agitation of 1979 to 1985 led by All Assam Student Union and the All Assam Gana Sangram Parishad was a popular uprising to drive out of illegal immigrants from Bangladesh. The movement ended up with the signing of Assam Accord by the leader of ASU and AAGSP and the government of India under Prime Minister Rajiv Gandhi. During this period of 6 long years of historic movement, reportedly 855 people, later on 860 according to AASUI report, sacrificed their life in the hope of infiltration-free Assam. The 1979-1985. The Assam Accord was a memorandum of settlement signed between the representative of Government of India and the leader of Assam movement in New Delhi on 15th August 1985. The fundamental aspect of Assam Accord was foreigner who came to Assam or on or after
March 25, 1971 shall continue to be detected, deleted, and practical steps shall be taken to expel such foreigners. Post 1985, Assam witnessed a multiple change of government from Indian National Congress to Assam Gana Parishad, and finally BJP made an entry in 2016 with CM Sabarbanna Sonowal at the helm, an erstwhile member of AASU who signed the Assam Accord. ठीक है, तो ये था हमारा पूरा आसाम अकॉर्ड, इसको लेके कि जो भी मार्च 1971 से पहले बाद आया है आसाम में, मतलब मार्च 1971 के बाद में उनको वहाँ से भेजा जाए, वापस डिपोर्ट किया जाए, उनको आसाम से हटाया जाए. सो इट वॉज ऑल अबाउट दी सैम्पल पेपर नंबर 9. इसी के साथ हमारा सैम्पल पेपर नंबर 9 भी कंप्लीट हो जाता है. 9 सैम्पल पेपर हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, प्लस एक जो CBSE ने इशू किया वो वाला सैम्पल पेपर. ठीक है, तो ऐसा देखा जाए तो मोटा मोटी तौर पे 10 सैम्पल पेपर हो गए, एक CBSE वाला, 9 सैम्पल पेपर ये. इन सैम्पल पेपर को सीरियसली लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मेहनत करके है बनाए गए हैं ये वीडियोस आप लोगों के लिए. आपके लिए ये अच्छा होगा, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स आएंगे तो अल्टीमेटली इट विल बेनिफिट यू ओनली. मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, लेकिन आपके तरफ से बहुत बार ये शिकायत आती है कि सर हमको यूट्यूब पे वीडियो नहीं मिल रहे हैं. तो उसके लिए सिंपली गूगल पे जाओ, गूगल पे magnetbrains.com लिख के सर्च पर क्लिक कर दो. जैसे ही ऐसा करोगे मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट ओपन अप हो जाएगी, आप वहाँ से सारे वीडियोज़ को एक्सेस कर सकते हैं. अगर वहाँ पे भी नहीं जाना है, सर बहुत आलसी आ रही है, तो सिंपली प्ले स्टोर पे जाइए. प्ले स्टोर से आप लोग मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं. ऐप के माध्यम से भी आप इन सारे वीडियोस को एकदम 100% फ्री एक्सेस कर सकते हैं. मैग्नेट ब्रेन्स आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन देने का वादा करता है, जो कि हम लोग आपको प्रोवाइड भी करते हैं. और मैग्नेट ब्रेन्स पर सिर्फ क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के वीडियोस ही फ्री नहीं है, ये तमाम सब्जेक्ट के वीडियोस आपको मैग्नेट ब्रेन्स पर 100% फ्री मिलेंगे, चाहे CBSE इंग्लिश मीडियम हो या फिर हिंदी मीडियम हो, आपका CUET हो गया, NTSC ओलंपियाड वगैरह, ये सारी चीज़ें हो गई. ये सारी चीज़ें आपको मैग्नेट ब्रेन्स पर 100% फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी. मैग्नेट ब्रेन्स पर आप लोगों के लिए बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारा स्टडी मटेरियल उपलब्ध है, जैसे बुक्स हो गई, ई बुक्स हो गई. अगर आपको इनके बारे में जानकारी और हासिल करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगी हुई है, वहाँ से आप इसके बारे में और जानकारी हासिल कर सकते हैं. क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो आप लोग मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो कर सकते हैं. मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल से, फेसबुक पेज से, ट्विटर से, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं. साथ ही साथ आप लोग मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर कीजिए अपने स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन भाई बहनों को. साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में सैम्पल पेपर नंबर 10 के साथ. तब तक के लिए धन्यवाद.